13.2 13.2 हो गया है। ओके ओके, हाँ 13.2 हो गया है। ओके 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 13.3 करते हैं। हाँ 13.2 हो गया है। 13.3 13.3 an inductor of inductance 200 millihenry, L का वैल्यू दिया है 200 millihenry. To millihenry means 200 into 10 raised to minus 3 Henry, connected to an AC source of peak EMF to 10 volt. ई नोट का वैल्यू दिया है, पीक बोला है ना, देखो यहाँ पे बोला है पीक EMF इज ई नोट, पीक को बोलते ई नोट, तो 210 वोल्ट and the frequency is 50 hertz. Frequency 50 hertz. Calculate the peak current. I नोट का वैल्यू पूछा है. It's simple. And instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value. Okay. ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन बेटा, पीक करंट, तो पीक करंट I नॉट इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा V इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इनटू, अब यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर की जगह पे R की जगह पे हम लोग लिखते हैं XL, इंडक्टर अगर रहा तो, रेजिस्टेंस रहा तो R, अगर इंडक्टर रहा तो XL, कैपेसिटर रहा तो XC, तो I नॉट इंटू XL and I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय XL. E नॉट का वैल्यू दिया है 210 डिवाइडेड बाय XL इज L ओमेगा, 210 डिवाइडेड बाय L का वैल्यू यहाँ पे दिया है 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एंड ओमेगा इज 2 पाई f, और f का वैल्यू दिया है 50. I नॉट आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितना आ रहा है, 210 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50. ये कैलकुलेट बता, ये एम्पियर में आएगा. अब ये कैलकुलेट करके देखो तो ये आ रहा है क्या, 3.342 एम्पियर. वोल्टेज पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू. अगर आप ग्राफ देखो थोड़ा, इंडक्टर वाले का अगर ग्राफ थोड़ा हम लोग देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ये था करंट का ग्राफ और ये था ईएमएफ का ग्राफ. ये है ईएमएफ का ग्राफ और ये है करंट का ग्राफ. आप देखो करंट जिस समय पिक वैल्यू पे है, ये करंट का ग्राफ है, करंट जिस समय पिक वैल्यू पे है उस समय ईएमएफ 0 पे है. करंट जिस समय पिक वैल्यू पे है उस समय ईएमएफ 0 है, क्योंकि पाई बाई 2 पे है ना. अगर आप इक्वेशन भी देखो तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा एंड E इज इक्वल टू E नॉट कॉस थीटा. अगर ये करेंट पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू 90 होगा तभी तो पिक होगा. थीटा का वैल्यू अगर 90 ले लो तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1,
तो आई इज इक्वल टू आई नॉट पिक पे है, लेकिन यहां पे थीटा का वैल्यू 90 पुट करो तो कॉस 90 का वैल्यू 0। तो जिस समय करंट पिक वैल्यू पे होगा उस समय ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 से ईएमएफ आगे आगे चलता है। तो सिंपल याद रखना है कि अगर करंट पिक वैल्यू पे होगा तो ईएमएफ 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13.4 पे। 13.4 देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर पे बेस्ड होगा। 13.4, a capacitor of 2 microfarad, C is given at 2 microfarad. 2 microfarad means 2 into 10 raised to minus 6 farad, connected to AC source of EMF E is equal to 250 sin 100 pi t. Write an equation for the instantaneous current through the circuit and give the reading of AC ammeter connected in the circuit. चलो दो क्वेश्चन अलग अलग है। एक तो कि इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट, मतलब उसका भी इक्वेशन लिख के दिखाना है। करंट का इक्वेशन, जैसे ईएमएफ का इक्वेशन लिखा है ना 250 साइन 100 पाई टी, ऐसे करंट का लिख के दिखाना है। तो एक बात मुझे बता देना, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड और लैग, इफ लीड तो टाइप एलडी, लैग तो टाइप एलजी। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड और लैग, करंट लीड और लैग इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये बात में याद रखना है बेटा। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड और लैग, करंट लीड और लैग, करंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट, करंट लीड और लैग इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड और लैग, करंट, करंट लीड करेगा और ईएमएफ लैग करेगा, ठीक है। करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा बेटा। अब सुनना सुनना, करंट लीड करेगा। तो अब करंट का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट साइन, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यस और नो। क्योंकि यहां पे ये ओमेगा टी है, तो जो करंट वाला होगा वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि उसको लीड होना है, लीड करना है। आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, ये भी तो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी है ये, तो ये 100 पाई टी लिख सकते हैं यहां पे, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2। अभी आई नॉट नहीं मिला हम लोग को, आई नॉट लिखना है, ये तो लिख दिया हम लोगों ने इधर, थीटा वाला लिख दिया, आई नॉट। अब आई नॉट देखो कैसे लिखेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, अगर रेजिस्टेंस होता तो आर लिखते, इंडक्टर होता तो एक्सएल लिखते, लेकिन यहां पे है कैपेसिटर तो लिखेंगे एक्स सी, एक्स सी। अच्छा, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी। ई नॉट का वैल्यू देखो, ई नॉट ये है, ई नॉट ये वाला ई नॉट होता है, तो 250 डिवाइडेड बाई एक्सी। अब एक्सी लिखना पड़ेगा, एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू इंटू सी, ओमेगा ही लिखते हैं ना बेटा, एक मिनट, ओमेगा तो दिया है, चलो इसको ओमेगा ही लिखो।
ओमेगा सी का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ओमेगा सर कहां से मिलेगा? तो देखो ये मिलेगा ओमेगा टी इक्वल टू दिस, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, टी गेट कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू 100 पाई एंड सी इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एक्सी मिल गया। अब ये एक्सी का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे यहां पे, मिल जाएगा आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एक्सी का ये वैल्यू है 1 अपॉन 100 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये चला जाएगा ऊपर, तो 250 इंटू 100 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कैलकुलेट करके बताओ आई नॉट आएगा। आई नॉट का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये कैलकुलेट करके बताना बेटा कितना आ रहा है। 157 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट मिल गया। अभी किसका एक पार्ट पूछ रहा था, और गिव रीडिंग ऑफ एसी एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अब ये पॉइंट समझ में बात है, एसी एमीटर, एसी एमीटर बोल रहा है कि आरएमएस वैल्यू बता दो। एमीटर जो लगता है वो डीसी में लगता है, तो हम लोगों ने आईआरएमएस को डिफाइन किया था कि एसी का जो करंट है, एनर्जी है, उसको पास करना है डीसी में, और उसमें जो करंट मिलेगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आईआरएमएस। तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल इतना तो समझो, एसी एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट ना, तो आईआरएमएस बताएगा। जैसे आपके घर में करंट आ रहा है तो करंट इंक्रीज भी हो रहा होगा, डिक्रीज भी हो रहा होगा। अगर एमीटर आप लगाओ कि कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, तो वो आईआरएमएस बताएगा, वो है एसी एमीटर। क्या बताएगा वो? आईआरएमएस। आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नोट बाय √2। आई नोट का वैल्यू ये मिला अपने पास 0.157 डिवाइडेड बाय √2। ये जो भी आएगा वो आंसर होगा एम्पियर में। सिंपल, फिर से मैं समझा दूं कि अपने घर में जो आता है करंट वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता होगा, क्योंकि एसी है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो रहा होगा। तो जब आपको करंट मेजर करना है और आप डिवाइस लगाओगे एसी एमीटर, तो वो कौन सा करंट बताएगा? वो करंट बताएगा आईआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट। ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सभी सुनेंगे। ये है आपका LCR सर्किट, LCR। L मीन्स इंडक्टर, C कैपेसिटर, R रेजिस्टेंस। अब तीनों लगा होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें या तो सिर्फ इंडक्टर था, या सिर्फ कैपेसिटर था, या फिर रेजिस्टेंस था। अब इस वाले सर्किट में तीनों लगा होगा, इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा, और रेजिस्टेंस भी लगा होगा। तो तीनों लगा हुआ है। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक लगा है इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। सभी सुनेंगे इधर, LCR सर्किट वो पूछ सकते हैं। ओके, LCR सिंपल है, इतना टफ नहीं है, इजी है। अब ये सबको हटा करके हम लोगों ने एक बना लिया। एक, जैसे हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ते थे ना करंट में, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, वैसे मैंने क्या किया, ये तीनों को हटा करके एक बना दिया और उसको मैंने Z लिख दिया। जैसे थोड़ा याद करना, बचपन में पढ़े थे, ये रेजिस्टेंस होगा R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। ये सबको अगर सीरीज में है तो एक बना देते थे,
और बोलते थे कि सबको हटा करके 1 लगा दो और उसका वैल्यू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट में हम लोगों ने देखा था ऐसा। अब हम लोग इंडक्टर की बात कर रहे हैं और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ये 3 लगा हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, तीनों को हटा करके 1 बना दिया जेड। बट जेड का वैल्यू अभी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जेड होगा कितना। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टर, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस में आप देखना, रेजिस्टेंस में करंट एंड ईएमएफ इन फेज होते हैं, एक ही फेज में। करंट भी इधर ही होगा और ईएमएफ भी इधर ही होगा। तो मैंने ये वाला डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया इधर, और इसको मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ रेजिस्टेंस। अभी आपको समझ में आएगा कि फेजर डायग्राम का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया। ये रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है इन फेज है, मींस करंट भी इधर ही जा रहा है और ईएमएफ भी इधर ही जा रहा है। इंडक्टर को मैंने इधर दिखा दिया, इंडक्टर को इधर दिखा दिया। इधर दिखाने का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेल, और ये बता रहा है कि करंट इधर जा रहा है और ईएमएफ इधर जा रहा है, मींस 90 डिग्री से लीड कर रहा है ईएमएफ। अगर करंट इधर है तो ईएमएफ इसका इधर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कैपेसिटर, कैपेसिटर में नीचे दिखा दिया, कैपेसिटर में नीचे दिखा दिया ऐसे। ये हो गया एक्सी, एक्सी। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट इधर है बट ईएमएफ लैग कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, तो एक्सी इधर दिखा दिया। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। ये रेजिस्टेंस आर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट भी इधर, ईएमएफ भी इधर, एक्सेल इधर जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से, और कैपेसिटर को नीचे दिखाया, मींस ईएमएफ लैग कर रहा है 90 डिग्री से। और ये तीनों वेक्टर फॉर्म में मैंने दिखाया है। अब थोड़ा चेंज करते हैं, एक्सी को ऊपर ले जाते हैं। एक्सी को ऊपर अब हम लोग लिखते हैं। इधर हो गया अपना रेजिस्टेंस, थोड़ा वो उसी कलर में लिखता हूं। इधर हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टर, और ये हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर को ऊपर लिख रहे हैं ऐसे। ये जो है अपना एक्सी है, ये है एक्सएल, और ये है आर। एक्सी नहीं, माइनस एक्सी, सॉरी माइनस एक्सी होगा, क्योंकि ऊपर ले गया ना, नीचे एक्सी है तो ऊपर ले जाने पे वेक्टर को माइनस एक्सी हो जाएगा। अगर इधर कोई वेक्टर ए है तो उसको इधर लाएंगे तो माइनस ए वेक्टर लिखेंगे, तो माइनस एक्सी है। अब आप देखो, अगर इधर ए वेक्टर है और एक वेक्टर इधर माइनस बी, तो दोनों को मिलाकर के एक वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी वेक्टर। यस और नो? अगर सपोज कोई एक वेक्टर है इधर, सपोज आई वेक्टर, और एक वेक्टर यहाँ पे माइनस जे वेक्टर, तो लिख सकते हैं आई माइनस जे वेक्टर। तो एक वेक्टर है एक्सेल वेक्टर और एक वेक्टर है माइनस एक्सी वेक्टर, तो दोनों को हटा करके एक वेक्टर बना सकते हैं। यस और नो? तो उस वेक्टर को लिखेंगे हम लोग, ये हो गया आर, और इधर वाले जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, अनाप पूछ रहे ए बी पोजीशन वेक्टर होगा क्या? ए बी नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। नहीं 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 नहीं, सुनो, नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी पोजीशन ही वेक्टर हो। अनाफ का बोल रहा है कि सर आपने जो बोला कि ये ए वेक्टर है और ये यहाँ पे बी वेक्टर है,
चलो ये माइनस ए और ये बी वेक्टर है, आप दोनों को हटा करके आपने लिखा बी माइनस ए, तो क्या ये जरूरी है कि ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो? कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, इधर आर वेक्टर हो गया और इधर वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी। तो दो वेक्टर बन गया, एक वेक्टर इधर है एक्सएल माइनस एक्सी और एक वेक्टर इधर आर। तो रिजल्टेंट हम लोग को पता है, ये रिजल्टेंट आएगा और इस रिजल्टेंट का नाम हम लोग जेड लिखेंगे, रिजल्टेंट आएगा। अब ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा जूम आउट करके मैं लिखता हूं यहाँ पे। देखो, अगर कोई एक वेक्टर है इधर पी वेक्टर और कोई वेक्टर इधर क्यू वेक्टर, उसका रिजल्टेंट लिखना है तो हम लोग लिखते हैं ना रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यस और नो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो एक इधर वेक्टर है एक्सएल माइनस एक्सी और एक इधर वेक्टर है आर, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा जेड, जेड इज अ रिजल्टेंट इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर एक्सएल माइनस एक्सी था, इधर आर था, तो जो रिजल्टेंट आया वो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो रिजल्टेंट आया है इसका नाम हम लोग लिखते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो नेट यहाँ पे जेड कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये जेड इज अ इम्पीडेंस और इसका वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सिस का स्क्वायर और उसका रूट, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से सुनो कैसे किया हम लोगों ने। एक इंडक्टर था, कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस था, तीनों को हटा करके एक बना लिया, तीनों सीरीज में है, तीनों को हटा करके एक बनाया। अब इसका वैल्यू चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस जा रहा है राइट साइड में, यहां पे रेजिस्टेंस दिखा दिया। इधर चला गया इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, एक्सएल का वैल्यू इधर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 90 डिग्री से लीड कर रहा है ईएमएफ, एक्सी रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री से लैग कर रहा है ईएमएफ। एक्सी को ऊपर ले गए, एक्सी को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, तो एक्सएल यहां पे हो गया और ये माइनस एक्सी। अब ये दोनों को हटा करके एक बना लिया, उसको लिखा एक्सएल माइनस एक्सी और इधर हो गया आर। अब ये दोनों का वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग रिजल्टेंट निकाले तो z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक सर, एक और बात समझा दो सर, ये बात तो समझ में आ गया सर कि रिजल्टेंट आएगा। जैसे आपने बोला था सर कि जो रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव, उसमें इन फेज होगा ईएमएफ एंड करंट। इंडक्टर जो होगा उसमें 90 डिग्री से लीड करेगा ईएमएफ। जो कैपेसिटिव सर्किट होगा उसमें 90 डिग्री से लैग करेगा ईएमएफ। ये जो सर्किट होगा इसमें कितना डिग्री से लीड एंड लैग करेगा, कितना से लीड करेगा और लैग करेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि देखो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बेटा, इधर आ गया अपना एक्सएल माइनस एक्सी, इधर आ गया आर और ये है रिजल्टेंट। इसी का तो एंगल हम लोग को चाहिए, इसी का तो एंगल चाहिए। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी है, तो ये वाला भी होगा एक्सएल माइनस एक्सी, हाँ या ना? अगर ये एक्सएल माइनस एक्सी है तो ये वाला भी एक्सएल माइनस एक्सी होगा और ये वाला होगा आर। तो ये थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो इससे पता चल जाएगा कि ईएमएफ एंड करंट कितना से लीड या लैग कर रहा है, इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो सिंपल, एक बार फिर लास्ट में फिर से मैं समझा दूं, ये तो याद ही रखना है बेटा, इंपीडेंस का, ये एलसीआर सर्किट। अब ये इसमें एक्सएल का फॉर्मूला
एल ओमेगा, एक्सएल इज एल ओमेगा, एक्सी इज ओमेगा सी। तो एकदम माइंड में क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि अगर तीनों सर्किट लगाए, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, तीनों को हटा करके एक इंपीडेंस बनाया, नेट रिजल्टेंट, और उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ईएमएफ का डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, रेजिस्टेंस के लिए अलग, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए अलग, तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने इंपीडेंस लिखा और उसका वैल्यू आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एंड जो फेज आया वो है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।